हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट कर दिया था। मैंने बताया था कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें हेनरी फेयोल ने दिए एंड टोटल 14 प्रिंसिपल्स हमें उनसे मिले हैं जो किसी भी मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने चाहिए। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े थे? हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के ऑर्डर्स होने चाहिए। किस चीज के? फर्स्ट मटेरियल ऑर्डर एंड सेकंड इज सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर के अंदर हमने पढ़ा था कि राइट थिंग्स मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द राइट प्लेस, मतलब सही चीजों को सही जगह पर रखा जाए, हर चीज का एक प्लेस हो सो दैट हमें उन्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। एंड सेकंड हमने पढ़ा था सोशल ऑर्डर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सोशल ऑर्डर होता है हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिस पोजीशन पे जिस पर्सन की नीड है हमें उसी पर्सन को उस पर रखना चाहिए। लाइक अगर किसी फाइनेंस के फील्ड में एक अकाउंटेंट की नीड है तो हमें अकाउंटेंट रखना चाहिए, ना कि कोई एलएलबी, मतलब लॉ से रिलेटेड बंदा नहीं रखना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर प्लेस को ऐसे फिल करो जिससे उसकी नीड फुलफिल हो जाए। सेकेंड हमने पढ़ा था इसमें डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या जितने भी एग्रीमेंट्स हमारे सबऑर्डिनेट पे अप्लाई होते हैं वही सेम हमारे सुपीरियर्स पे भी अप्लाई होते हैं। थर्ड है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मींस वही सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, मतलब जितनी भी सैलरी वगैरह हमें देनी है हमारे एम्प्लॉयज को वो हम फेयरली उन्हें पे करें सो दैट वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रिटेन्ड रहे। उसके बाद हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हमने क्या पढ़ा? डिवीजन ऑफ वर्क मतलब किसी भी काम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना, मतलब जो पर्सन जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उसे सिर्फ वही काम दिया जाए सो दैट टाइम भी कम वेस्ट हो, कॉस्ट भी कम आए एंड उस पर्सन को और ज्यादा स्पेशलाइजेशन बढ़ जाए सो दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाए और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या पढ़ा था? कमांड मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जो हमें हमारे बॉस देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को, मतलब किसी भी सबऑर्डिनेट के ऊपर सिंगल ही सुपीरियर होना चाहिए। अगर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉसेस या डिफरेंट बहुत सारे बॉसेस होंगे तो वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि उसको किसका ऑर्डर पहले मानना है, किसका काम पहले करना है, हमेशा कंफ्यूजन भी बना रहेगा। प्लस उसको कुछ एक्सक्यूजेस भी मिल सकते हैं, लाइक अगर मिस्टर एक्स ने भी उसको कुछ काम दिया है, मिस्टर वाई ने भी उसको कुछ काम दिया है, तो हो सकता है मिस्टर एक्स को ये कह के टाल दे कि मैं तो मिस्टर वाई के काम में बिजी था, तो इस तरह से उसे एक्सक्यूज भी मिल जाता है, हमारा काम भी नहीं होता है और सब कुछ रुक जाता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी पूरे नहीं होते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था हमारा इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। अब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या होता है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब कि वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, ये उसे पता होना चाहिए सो दैट वो किसी भी काम को अपना समझकर करे। उसे ये ना लगे कि ये काम तो मेरे लिए बर्डन है, जस्ट खत्म करना है, नहीं, वो उस काम को बेटर तरीके से करे, अपने व्यूज उसमें को दे, किसी मैनेजर के साथ उसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे और कुछ प्लान्स भी बनाए। लास्ट हमने पढ़ा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब था कि अगर हमें किसी काम को करने की
अथॉरिटी, मतलब उसको उनको करने की पावर भी दी जाए। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था, लाइक अगर किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला जाए कि आपको 100 यूनिट्स आज के डे में प्रोड्यूस करने हैं, तो उनके पास पावर होनी चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करने की। इस तरह से मतलब अगर उनके पास काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अथॉरिटी नहीं है, तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सो ये तो हमारा था 1 मिनट रिवीजन। जो हमने अपने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे वो हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए। होपफुली आपको समझ में आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो प्लीज़ मेरी पहली वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जिसमें से फर्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? मतलब इक्वल, ठीक है। मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी मैनेजर को या किसी भी बॉस को या किसी भी सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से ट्रीट करना है कि उसे इक्वल वाली फीलिंग आए, उसे ये ना लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो उसके साथ मतलब बायसनेस कर रही है या फिर किसी पर्सन को ज्यादा प्रेफर कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इक्वल का मतलब क्या ये है कि जो काम अच्छा नहीं कर रहा है और जो काम अच्छा कर रहा है, दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए? क्या दोनों को सेम लेवल पे रखना चाहिए? नहीं। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है। इक्वालिटी का मतलब ये है कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ही काम करते हैं, ये करता है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस और ये करता है 50 यूनिट्स प्रोड्यूस, तो क्या दोनों को सेम मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ऑब्वियसली मिस्टर ए को 100 यूनिट्स के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलना चाहिए और मिस्टर बी को 50 यूनिट्स के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलना चाहिए। एंड ऑल्सो जो ज़्यादा अच्छा काम करे उसे क्या मिलना चाहिए? उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और जो काम अच्छा नहीं करे उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि मिस्टर ए जो अच्छा काम कर रहे थे वो और भी अच्छा काम करेंगे, और मिस्टर बी जो अच्छा काम नहीं कर रहे थे वो अच्छा काम करने का ट्राई करेंगे, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स टाइमली एंड कम कॉस्ट के साथ बेटर तरीके से हमारे पूरे हो पाएंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट्स फेयरली। फेयरली लिखा है यहाँ पे, इक्वल नहीं लिखा है। इक्वल नहीं ट्रीट करना है, मतलब मिस्टर ए और बी को सेम रेम्यूनरेशन नहीं मिलना चाहिए। इक्वल नहीं मतलब जस्टिफिएबल, जस्टिफाई, मतलब जस्टिफाई करके उनको पेमेंट मिलना चाहिए। जिसने अच्छा काम किया उसे रिवॉर्ड दो, जिसने अच्छा काम नहीं किया उसे पनिशमेंट दो। सो फेयरली सो दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क। इसका यही तो फायदा है कि वो डेडिकेशन के साथ अपने काम को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन मतलब दिशा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मिस्टर फेयोल ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट हेड्स नहीं बनाने चाहिए एक ही काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कंपनी है जो शूज भी मैन्युफैक्चर करती है, जो शर्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है एंड ट्राउजर भी मैन्युफैक्चर करती है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शूज डिपार्टमेंट का हेड एक होना चाहिए शर्ट डिपार्टमेंट का हेड, और एक होना चाहिए ट्राउजर डिपार्टमेंट का हेड, जिससे कि उन सबके बीच में आपस में क्लैशेस ना आए और सब अपनी अपनी फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड हो जाएं। सो देखिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड, मतलब एक ही हेड होना चाहिए, डिफरेंट हेड्स नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंट हेड्स होंगे तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस भी आएंगे और कंफ्यूजन भी आएगा। नेक्स्ट है फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, मतलब एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए एक ही हेड होना चाहिए। हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उनके लिए एक ही हेड होना चाहिए। अगेन इससे क्या फायदा होगा? कॉस्ट कम आएगी, एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, कंफ्यूजन नहीं आता है। ये सारी चीजें इसके हर प्रिंसिपल का बेनिफिट यही है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, स्पेशलाइजेशन आता है, ईगो क्लैशेस नहीं आते हैं एंड कंफ्यूजन नहीं आता है, और हमारे गोल्स टाइमली एंड इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब स्टेबिलिटी का मींस व्हाट? इसका मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब एक ही हेड होना चाहिए, एक ही पर्सन को सेम पोजीशन पे रखा जाए, एक ही पोजीशन पे सेम काम करना चाहिए, एक ही पोजीशन पे सेम
ठीक है, या फिक्सिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब फिक्स करना है किसको, पर्सनल को। अब पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज या स्टाफ भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें रिटेन करके रखना है, ठीक है। अब रिटेन करने का मतलब क्या है, क्या उन्हें हमेशा रिटेन करके रखना है, मतलब 20 इयर्स 30 इयर्स ऐसे नहीं, मतलब जिस टाइम पे हमने उन्हें रखा था उस टाइम उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका टेन्योर लिखा होना चाहिए कि मिनिमम कितने टेन्योर के लिए वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। According to this principle, every manager should provide stable tenure. Stable tenure means stable timing, fixed timing to all employees. अपने सारे employees को एक fixed tenure provide करना चाहिए, so that they will work with their full efficiency. जिससे कि वो अपनी full efficiency के साथ work कर सके। मैम हमें तो अभी भी समझ नहीं आया, मतलब tenure fix करने से क्या फायदा होगा। इससे फायदा ये होगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें इस चीज की टेंशन नहीं होगी कि हमें कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है। मतलब क्या मिल जाएगा उन्हें मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। और अगेन इससे एम्प्लॉयज का तो फायदा है ही, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा होता है, कई बार क्या होता है कि हमारा कोई एम्प्लॉय ऐसा एम्प्लॉय होता है जो 2 महीने कहीं और काम करके आया, 1 महीने कहीं और काम करके आया, अब 2 महीने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है और उसके बाद हो सकता है हमें भी छोड़कर चला जाए, पर वो बहुत स्पेशलाइज्ड बंदा है, मतलब उसे काम तो सारा आता है लेकिन वो एज पर हिज रेम्यूनरेशन इधर से उधर जंप करता रहता है। तो ऐसे तो हमारी भी कॉस्ट ज्यादा आती है, बिकॉज हमें उसे ट्रेन करना पड़ता है, हमें उसे नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, और ऊपर से जब वो चला जाएगा तो हमें कोई और पर्सन ढूंढना पड़ेगा, उसकी अलग से कॉस्ट आएगी, उसे भी ट्रेन करना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्ट आएगी। क्या ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं काम में लगी रहे, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए जरूर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इससे एम्प्लॉय का भी फायदा होगा, उसे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं आएगा। एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आया, एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब वही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने वाले एम्प्लॉइज ऐसे टर्नओवर कम हो जाएंगे, ठीक है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बुरा होता है। ऑर्गेनाइजेशन को अगर एम्प्लॉइज छोड़ के जाएंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट हमेशा बढ़ता है, एंड अगेन स्पेशलाइज्ड पर्सन चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नाम क्या है ये इतना लंबा सा प्रिंसिपल, नहीं समझ आएगा, बहुत ही लंबा है ये, तो नाम भी याद नहीं होगा, बट बहुत आसान है। देखिए इसे अनफोल्ड करते हैं। फर्स्ट, सबऑर्डिनेशन का मतलब लोअर लेवल। अब आप लोग कहोगे मैम लोअर लेवल कैसे हुआ इसका मीनिंग। अब हमने कुछ वर्ड्स इस चैप्टर के अंदर कई बार डिस्कस किए। क्या वर्ड्स थे वो, सुपीरियर, बॉस, सबऑर्डिनेट, एंड एम्प्लॉय। इधर आप एम्प्लॉयर भी डाल सकते हो। तो देखिए ये सब कौन होते हैं, ये होते हैं अपर लेवल के, जिनका लेवल अपर लेवल, जिनका लेवल इनसे तो बड़ा होता है, मतलब ये होते हैं लोअर लेवल के, जो हमारे अंडर काम करते हैं, ठीक है। हमने ये वर्ड्स कई बार इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। तो देखिए क्या मतलब था, सुपीरियर मतलब वही हमारा बॉस, बॉस बॉस, ठीक है, ये जो हमारे अंडर काम कर रहा है। तो सबऑर्डिनेशन मतलब लोअर लेवल, किस चीज को लोअर लेवल पे रखना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब अपने पर्सनल फायदे को हमेशा लोअर लेवल पे रखना है, हमेशा बाद में रखना है। तो पहले किसको रखना है, जनरल इंटरेस्ट को। जनरल इंटरेस्ट मींस ऑर्गेनाइजेशनल गोल,
मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हमेशा पहले रखना है और अपने फायदे को हमेशा बाद में सोचना है। मतलब अभी नहीं समझ आया है ना, नहीं आया? तो देखिए एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में लाइक मिस्टर एक्स है, वो इस हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, ठीक है। एंड मिस्टर वाई उनके ब्रदर हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई को तो हमेशा ही ज्यादा सुपीरियर रखा। यहाँ हम एक एग्जांपल बड़ा अच्छा लेते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर हैं। हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल देते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन है मिस्टर, ये है हमारे मैनेजर, ठीक है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बहुत सारे डिफरेंट सप्लायर्स से रॉ मटेरियल खरीदती है। लेकिन जैसे ही मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई दिखा, उसका ब्रदर दिखा, उसने नया नया काम शुरू किया था रॉ मटेरियल का। जो काम हमारी कंपनी करती थी उसी के रॉ मटेरियल का काम मिस्टर वाई ने कर लिया, जो कि मिस्टर एक्स का भाई था, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिनसे हम पहले सप्लाई लेते थे, जिनसे हम पहले रॉ मटेरियल लेते थे, उनसे रॉ मटेरियल ना लेके मिस्टर वाई से लेना स्टार्ट कर दिया, वो भी हायर प्राइसेस पे। तो इसमें क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में नहीं सोचा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ज्यादा आएगी, उसने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने भाई के बारे में सोचा। तो ये था बहुत गलत, ये गलत था ना। तो इसीलिए इसने बोला कि ये प्रिंसिपल भी फॉलो होना चाहिए, दैट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल मतलब जो सबका इंटरेस्ट है उसको पहले ध्यान में रखो और जो आपका अपना इंटरेस्ट है उसको बाद में सोचो, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है इधर, एज पर दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। देखो किसको प्रायोरिटाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, किसपे, ओवर इंडिविजुअल्स ओन इंटरेस्ट। मतलब किसी भी पर्सन के अपने इंटरेस्ट को हम बाद में सोचेंगे, पहले हम हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हरिबरगम वर्ड, ठीक है। क्या मतलब है अब इनका, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर है सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक ही पर्सन के हाथ में है, ठीक है। पावर किसके हाथ में, एक ही पर्सन के हाथ में है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इसी का अपोजिट, पावर किसके पास है, बहुत सारे लोगों के पास है, ठीक है। तो कौन सा बेटर होता है, क्या सबको पावर दे दी जाए, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को भी सारी पावर्स दे देंगे, हाँ अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमने तो ना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था, उसके अंदर तो हमने कहा था उन्हें अथॉरिटी नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, और अब आप क्या नहीं देनी चाहिए, फिर हम कौन सा फॉलो करें। देखिए हमें जब किसी को काम देना है अपने एम्प्लॉय को, तो उसे उसकी अथॉरिटी देनी है, लेकिन उसे कभी भी प्लानिंग के प्रोसेस में आगे नहीं लेके आना है, ठीक है। अगर आप उसे भी प्लानिंग के प्रोसेस में ले आएंगे तो काम कौन करेगा, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसने बोला अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर्स शुड अडॉप्ट, क्या अडॉप्ट करना चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब पावर किसके पास होनी चाहिए, हेड के पास होनी चाहिए, ठीक है। rather than complete decentralization, मतलब कि ना तो complete decentralization रखना है, मतलब ना तो पावर को बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे में बांट दो, और दूसरा और कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, और कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी सही नहीं होता। अगेन हमें हमारा एक और प्रिंसिपल हमने पढ़ा था इनिशिएटिव का, अगर हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल तो खत्म ही हो जाएगा। कोई क्यों आगे बढ़ के अपने सजेशंस देगा जब आप उसकी मानोगे ही नहीं, जब आप उसकी सुनोगे ही नहीं। तो अगेन ना तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन रखना है, ना कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रखना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना है, सो दैट अगर अपर लेवल ही प्लान्स बनाएगा तो लोअर लेवल काम कर पाएगा। मतलब अगर डिपार्टमेंटल हेड
प्लान्स बनाएगा तो उसके अंडर डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं वो काम कर पाएंगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्पिरेट डेकॉप्स। हम कौन सी लैंग्वेज बोल गए ये तो हमारी इंग्लिश है ही नहीं, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब होता है हमारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में टीम वर्क, मतलब टीम वर्क में काम करना है। अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें टीम के साथ चलना है, अकेले अकेले नहीं चलना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ मैनेजर शुड डेवलप अ फीलिंग ऑफ टीम वर्क इन देयर सबऑर्डिनेट। मतलब कि किसी भी मैनेजर को डेवलप क्या करना है, एक फीलिंग ऑफ टीम वर्क, मतलब टीम के साथ काम करना है, अकेले अकेले काम नहीं करना है। अकेले अकेले काम करने से बहुत दिक्कत आती है, जैसे सबके माइंडसेट अलग है, सबका थिंकिंग लेवल अलग है, किसी में ईगो ज्यादा है, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और हमारा डायरेक्शन वाला प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन सबकी अलग हो गई, इसको फॉलो करते हुए हमें टीम वर्क में काम करना है सो दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट हो जाए एंड फुलफिल हो जाए। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, वी शुड वर्क विद द स्पिरिट ऑफ वी, हमें अडॉप्ट करना है वी को, ठीक है। याद रखना किसी भी मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या फैलाना है कि हमें वी बन के काम करना है रादर देन आई नहीं यूज करना, हमें वर्ड यूज करना है वी विल डू दिस वर्क, हम ये यूज नहीं करेंगे आई विल डू दिस वर्क, नहीं। इधर एक और कंसेप्ट याद आया मुझे, क्या कोई बता सकता है कि लीडर और मैनेजर कौन बेटर होता है, कोई बता सकता है इन दोनों में से कौन बेटर होता है? बच्चे बोलेंगे मैम हमें तो ना दोनों वर्ड सेम लगते हैं, हम तो कहीं पे भी लीडर बोल देते हैं कहीं पे भी मैनेजर बोल देते हैं, है ना। लेकिन नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लीडर जो होता है ना वो बिलीव करता है आई के अंदर, वो कहता है आई विल मेक प्लान, आई विल डू दिस वर्क, तुम्हें काम करना है, मैं सिर्फ ऑर्डर दूंगा। मैनेजर कहता है वी विल डू दिस वर्क। मैनेजर हमेशा टीम वर्क में ध्यान रखता है और लीडर हमेशा आई में ध्यान रखता है। ये आप लोग अपने आगे के चैप्टर में एक जगह पढ़ेंगे भी, लीडर एंड मैनेजर का डिफरेंस। लीडर हमेशा आई की लैंग्वेज में बात करता है, वो हमेशा ऑर्डर्स देने की बात करता है, जबकि मैनेजर जो होता है वो हमेशा वी की लैंग्वेज में बात करता है। वो कभी ऑर्डर नहीं देता, वो हमेशा सजेशंस देता है, वो कोशिश करता है कि उसके एम्प्लॉय उसके साथ जुड़े रहें, वो इनिशिएटिव लें उसके सारे प्लान्स में, वर्क में, और अपना काम अच्छे से करें। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे ये 6 प्रिंसिपल्स। अभी एक और बचा है वो हम करते हैं, तब तक आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए। तो अब हम अपना लास्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम है स्केलर चेन। नाम ये स्केलर चेन क्या होता है, हमने तो बोल्ड चेन सुना है ना, नहीं। अब देखते हैं स्केलर चेन क्या होता है। ये कहता है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी फॉर्मल लाइन। फॉर्मल लाइन होना चाहिए किस चीज का, ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल लाइन होना चाहिए, वो भी हर ऑर्गेनाइजेशन में, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। मैम समझ ही नहीं आया कुछ भी, लिख तो दिया। चलो देखते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे फेयोल का ओपिनियन, फेयोल्स ओपिनियन। फेयोल का ओपिनियन तो यही है जो ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फेयोल्स लैडर। मैम ये लैडर क्या होता है? लैडर सुना नहीं है, वो स्नेक एंड लैडर वाली गेम होती है। स्नेक मीन्स सांप, लैडर मीन्स सीढ़ी। गेम क्या हुई, सांप सीढ़ी, ऐसी फेयोल की सीढ़ी, ठीक है। एक पॉइंट होता है गैंग प्लैंक, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। ओपिनियन तो बस यही कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो फॉर्मल लाइन में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी से भी जाके कम्युनिकेट कर रहा है,
देखिए ये समझ आएगा आपको फ्योल्स लेडर में। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अजीब सा। यहाँ पे है मिस्टर ए, यहाँ है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी, यहाँ है एफ ई रह गया, एफ जी। ठीक है, तो देखिए या इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो है ना, वो एक फॉर्मल लाइन में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डी सीधा कम्युनिकेट कर रहा है मिस्टर ई के साथ, नहीं होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए, मतलब पहले डी जाएगा किसके पास, सी के पास, फिर कम्युनिकेशन होगी बी के साथ, फिर उसके बाद ए, देन ई, ठीक है। मतलब डी की डायरेक्ट कम्युनिकेशन ई के साथ नहीं हुई कि पहले किसके पास गया इंफॉर्मेशन, पहले गया सी के पास, फिर गया बी के पास, फिर गया ए के पास एंड देन ई के पास आया। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी लेवल पर छूटना नहीं चाहिए, हर पर्सन को कवर करना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की जो ये कम्युनिकेशन है या इंफॉर्मेशन है वो आएगी एफ के पास, देन जाएगी जी के पास। मतलब कम्युनिकेशन तो सबके साथ होगा। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है हमारा कोई भी काम रीचेक होता है, और वो भी एक बार में कई बार। मतलब अगर डी ने कोई काम किया तो वो सी भी देखेगा, बी भी देखेगा, ए भी देखेगा, ई भी देखेगा। मतलब सब चेक करेंगे एक दूसरे के काम को, इससे कोई भी गलती नहीं रहेगी। प्लस अगर इन लोगों के कुछ सजेशन भी होंगे ना बीच में, तो वो लोग अपने सजेशंस भी दे पाएंगे, उस काम को और बेटर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन मैम इसमें तो बहुत टाइम लग जाता होगा ना, ऐसे मतलब पहले डी डायरेक्ट भी तो ई के पास जा सकता था, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अर्जेंसी के केस में यही करते रहेंगे, इधर जंप देन इधर जंप देन इधर जंप देन ई, कैसा होता होगा, नहीं। उसके लिए एक पॉइंट बनाया गया गैंग प्लैंक। ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसकी, एक्सेप्शन टू स्केलर चेन या एक्सेप्शन टू फ्योल्स लेडर। मतलब जिसमें हमें स्केलर चेन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा या फ्योल की लेडर को, फ्योल की सीढ़ी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ऐसा पॉइंट, ऐसा एक जरिया देता है हमें कौन, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब ये है कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है मिस्टर जी के साथ, ठीक है, या बी को करना है ई के साथ, सी को करना है एफ के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। डी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है जी के साथ, सी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है एफ के साथ, बी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है मिस्टर ई के साथ, क्योंकि वो सभी क्या है, वो सेम इक्वल रैंक्स पे है। डी एंड जी बोथ आर प्रोडक्शन मैनेजर्स, ठीक है। या तो आप इन दोनों को प्रोडक्शन मैनेजर कह लो, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो दोनों ही डिपार्टमेंटल हेड है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, प्रोडक्शन मैनेजर है, और ये फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही मैनेजर हैं, अपने अपने हेड के डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, तो ये दोनों सेम रैंक पे हैं, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, हर केस में नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है। किसी किसी केस में चलेगी, हर केस में ये नहीं चलेगा। तो हमें हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो बिल्कुल फॉर्मल स्ट्रेट लाइन में रखना है, जो या तो टॉप टू बॉटम हो सकता है। टॉप टू बॉटम मतलब इस तरह से, टॉप टू बॉटम मतलब ए से ई, ई से एफ, एफ से जी, या फिर ऐसे भी हो सकता है, बॉटम टू टॉप भी हो सकता है, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब होना तो चाहिए फॉर्मल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और अगेन हमारा अगर कोई इमरजेंसी का केस है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे गैंग प्लैंक, और अपनी इस फ्योल की लेडर को छोड़ सकते हैं। उस केस में हमें इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर एजेंसी का केस है और डी को कम्युनिकेट करना है मिस्टर एफ के साथ, तो क्या डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते,
बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ठीक है, ये अर्जेंसी का केस भी सिर्फ और सिर्फ हमारे सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स में या सेम डेजिग्नेशन पे ही चलता है, हर जगह नहीं चलता। तो मैम इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि डी पहले सी को बोलेगा, सी को इन्फॉर्म करेगा और सी एफ को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट निकाला जा सकता है, लेकिन जो हमारा डी है वो डायरेक्ट एफ के पास नहीं जा सकता। ठीक है, होपफुली आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये बना के आना कंपल्सरी होगा, कंपल्सरी है ये आपके लिए बनाना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो स्केलर चेन का। बाकी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अपनी एनसीईआरटी या आपकी जो भी कोर्स बुक है उसमें से अपने सारे प्रिंसिपल्स को एक बार अच्छे से रीड आउट कीजिए। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इंस्टा का लिंक भी हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप वहां भी पूछ सकते हैं। फेसबुक का भी लिंक देते हैं, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कीजिए एंड मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।